अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ। ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छे से गुजर रही होगी और साथ ही आज जुमा भी है। आप सबको जुमा मुबारक। जल्दी से तैयार भी हो जाइए और साथ साथ सुबह की सोच में हमारा साथ देने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि आज सुबह की सोच में हम बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल स्टोरीज़ की, लेकिन आज सबसे बड़ी जो स्टोरी है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा से कशीदातर हो रहे हैं। पहले हमने देखा कि पहलगाम वाक़या हुआ, उस वाक़े के 5 मिनट बाद ही भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी और बहुत सारे गज़ल सहाफ़ी ऐसे हैं जिनको वहाँ पे एक्सेस नहीं दिया गया, स्पेशली अगर इंटरनेशनल सहाफ़ियों की बात की जाए, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की बात की जाए। लेकिन जो भारत के जर्नलिस्ट हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली ये कहने को मजबूर हो गए कि हम 90 से ज़ायद जो चेक पोस्टें हैं वो अबूर करके पहलगाम तक पहुंचे। तो ये किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान के जो दहशतगर्द जिनको वो कहा जाता है, पाकिस्तान उस हमले में मुलव्विस है। मतलब बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। एग्जैक्टली आपने ठीक कहा। और आप देखें कि ये एक सोची समझी साजिश थी बिल्कुल जो क्रिएट की गई है। जैसे ही ये पहलगाम वाला हमला होता है उसके बाद तमाम यूट्यूबर्स और जितने भी तज्जियाकार हैं, एक्सपर्ट, वो इस चीज का दावा करते हैं कि भारत सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने जा रहा है। ऐसा सरकारी ऐलान से पहले कैसे मुमकिन हो गया हसनैन? आप खुद सोचें कि एक सोची समझी साजिश थी जो कि भारत ने क्रिएट की है। भारत ने हमेशा से पैनिक किया है, बौखलाहट का शिकार रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए हैं, लेकिन कल पाकिस्तान ने इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास कल हुआ, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला क़यादत उसमें शरीक थी और उसमें भारतीय जो जारियत है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जितने भी फैसले किए गए, जो भी स्टेप्स उठाए गए, और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि फौरी तौर पर उनको नाफिजुल अमल करने का भी कह दिया गया है। जितने भी पाकिस्तान में नेवी के और इसके साथ साथ जितने भी दिफाई, नेवी और फजाइया के मुशीर थे इंडियन, उनको नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया गया है और 30 अप्रैल से पहले उनको पाकिस्तान से जाने का भी कह दिया गया है। इसके साथ साथ जितने भी भारतीय लोग पाकिस्तान में इस वक्त मुकीम है उनको भी 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने का कह दिया गया है कि वो जा सकते हैं पाकिस्तान से। और इसके साथ सिर्फ यही नहीं, तमाम एयर स्पेस की बंदिश भी कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की फजाओं से 11 रास्ते गुजरते हैं, लेकिन उनमें से जो 4 जहाज हैं भारत के, वो मुसलसल हर हफ्ते में कसरत से इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी रास्तों को। अब जब पाकिस्तान ने ये पाबंदी लगा दी है तो एक आप ये कहें कि लॉन्ग रूट से जाएगा भारत। जब लॉन्ग रूट से जाएगा तो उसका ईंधन बहुत ज्यादा खर्च होगा, टिकट्स में इजाफा हो जाएगा, जिससे भारत की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज्यादा जो है वो धचका लगेगा। और इससे मतलब भारत ये समझता है कि शायद हम जवाब नहीं दे सकते या फिर इस काबिल नहीं है, लेकिन कल आर्मी चीफ ने भी ये चीज वाजे कर दी कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, सिंध ताश मुआहदे के ऊपर हम लड़ेंगे, हम बात करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है हसनैन कि जो एक खिड़की खुली थी पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात के लिए, वो शायद अब बंद हो गई है। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह आपने फिजाओं की बात की, फिजाई रास्ते तो बंद किए गए, उसके साथ साथ 1200 ऐसी परवाजें हैं जो इंडिया की पाकिस्तान की फिजाई हुदूद से गुजरती हैं। इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करते हुए इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होता था। कम वक्त में वो अबू धाबी भी पहुंचते थे, यूरोप भी पहुंचते थे, उनका फ्यूल का एक्सपेंस बहुत कम होता था, टिकट बहुत सस्ते थे। लेकिन 1200 परवाजें इसके बाद मुतासिर होंगी जब से पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी है। और कल से ही कल शाम 6 बजे से फिजाई हुदूद बंद है, तो भारत के जो जहाज हैं कभी वो अबू धाबी में उतर रहे हैं, कभी वो हैदराबाद में उतर रहे हैं, पता नहीं कहां पे उतर रहे हैं, क्योंकि रीफ्यूलिंग की उनको जरूरत पड़ रही है। और इससे पहले भी भारत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, अब भी उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। और जिस तरह आपने बात की है कि ये भारतीय जो साजिश थी, इसका सिर्फ पाकिस्तान ने जवाब दिया है। वहां से जो कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उनने जो इल्जामात लगाए थे और जो पाबंदियां लगाई थी, आज हमने उसका जवाब शिकवा भी देख लिया कल, जब हमारी अस्करी की आदत और सियासी की आदत वहां पे मौजूद थी, जिसके हवाले से इंडियंस के वीज़ों के हवाले से बात हुई। जिस तरह आप बता रही थी, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो भारत से आई थी और पाकिस्तान ने भी उनको इंप्लीमेंट कर दिया। और जो सफारती अमला है उसको भी कम करने की बात की गई है, उसकी तादाद 30 तक होगी। जो भारत का कॉन्सुलेट है उसमें जितने भी लोग होंगे वो 30 तक होंगे, उससे ज्यादा लोगों को वापस भेज दिया जाएगा, वीजे कैंसिल हो जाएंगे। सो ये जो बढ़ती हुई कशीदगी है, ये यकीनी तौर पर तशवीशनाक जरूर है इस खित्ते के लिए। लेकिन अब देखते हैं कि भारत जो हटदर्मी कर रहा है, क्या उस हटदर्मी
में वो कायम रहेगा या एग्जैक्टली और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पीआईए को इतना नुकसान नहीं है जितना भारत की एयरलाइंस को होने वाला है। और असल मसला ही सिंतास मुआहदा है जिसमें आलमी अदालत में पाकिस्तान ने भारत को घसीटा हुआ है। भारत ने आपको पता है कि बहुत दफा ये कोशिश की कि वो उसके सिंतास मुआहदे के निकात को तब्दील करे, और जब उन्होंने तब्दील करने की कोशिश की तो उनको कानूनी तौर पर नाकामी हुई। और फिर उसके बाद उन्होंने हसनैन वही पुरानी चालें चली जो हमेशा से वो चलते हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमले का इल्जाम लगाया। इल्जाम लगाने के बाद कहा कि जी हम फौरी तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करेंगे। लेकिन ये आलमी मुआहदा एक बार फिर से आपको बता रहे हैं और इसको एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तो मुअत्तल कर दिया लेकिन हमने उस मुअत्तल किए हुए जो उनके स्टेप्स थे उनको मुस्तरद कर दिया है। कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात हो चुकी है। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह आप कह रही हैं गजल के भारत जिस तरह फेक तरीके से ये फ्लैगशिप ऑपरेशन कर रहा है, बहुत सारे भारतीय प्लेटफॉर्म्स में हमने सुना कि एक नया नवेला जोड़ा था जो पहलगाम में मौजूद था और उस जोड़े के बाद 6 दिन उनकी शादी को हुए थे। भारतीय मीडिया ने भी, भारतीय सोशल मीडिया ने भी उनको मार दिया था, भारतीय हुकूमत ने भी मार दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस जोड़े को वो ना वहां पे थे और ना ही उनको इस तरह की कोई किसी अजीमत का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपना वीडियो पैगाम उनको जारी करना पड़ा। ये भारतीय शहरी है, हम नहीं है। जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। दिखाते हैं फिर आपको खुद समझ आएगी। हम लोग हाय गाइस, वी आर अलाइव ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उस इंसिडेंट पे नहीं थे। बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वायरल हो रखी है स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज़ द नेवी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर इन इट एंड आई एम हिज वाइफ। टेक्निकली इट्स जस्ट द वीडियो विच स्टेट्स। वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है मुझे नहीं पता, ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है। बट हम लोग सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फ़ोन्स वगैरह सब, मी, माई फैमिली, हिम, एवरीबडी। प्लीज़ माई कंडोलेंस एंड हिज कंडोलेंस टू द फैमिली। बट वी आर अलाइव, इट्स नॉट अस, इट्स देम। उनके बारे में सोचो जिनके साथ ये हुआ है, वो लोग कैसा फील करेंगे स्टेटिंग की उनके साथ हुआ है एंड इट्स अस इन द वीडियो एंड वी आर अलाइव। तुम किसी जिंदगी को बोल रहे हो कि तो ये वीडियो आपने हसनैन देखी है और देखने वालों ने भी देखी है कि किस तरह से इंडिया इसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालांकि वो बिल्कुल जिंदा है, वो लाइव आकर इस चीज का एतराफ कर चुके हैं कि इस तरह के प्रोपेगेंडे मत किए जाएं। एक और भी शॉट है, आपको सुनवाते हैं। रात को उमर अयूब साहब हमारे ही चैनल के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू की उन्होंने, वो सुनिएगा। इन्हीं दिनों, मतलब आज हो, कल हो, परसों बहुत जल्द ये लोग खुद जाके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहेंगे, हालात और वाक़यात होंगे कि आप आके मुल्क को नेशनल कोहीजन, नेशनल यूनिटी की तरफ ये लोग एज इन जो इस वक्त हुकूमत में है जी सारे। अच्छा जी, ये उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि ये लोग खुद जाएंगे और इमरान खान साहब को बुलाएंगे और नेशनल यूनिटी की बात करेंगे और इमरान खान साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो आए और ताकि नेशनल यूनिटी हम इंडिया को दिखा सके। लेकिन इसी के हवाले से ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं उनको जरा सुनते हैं और फिर इसके ऊपर डिबेट को कंटिन्यू रखेंगे। ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर की गई थी ओरिजिनली, ये जो इस एग्रीमेंट से पहले ये सीज़फायर लाइन थी उस वक्त की हुकूमत ने किया, लेकिन हम कोई बाइंडिंग नहीं है ये बाइलेट। एक बंदा जो अपनी बुलाई हुई मीटिंग में नहीं आया तो हम क्यों बुलाएं उसको अपनी मीटिंग में? उसकी पार्टी ने आना है, आए। वो जुडिशियल कस्टडी में है, वो उसको सजा हुई है। अच्छा जी, ये वही बात है जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने की कि टिट फॉर टैट वाली पोजीशन हो जाएगी, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर भारतीय शहरियों ने पाकिस्तानियों को कुछ कहा, भारतीय लोगों ने हमारे पाकिस्तानियों को, तो फिर यहाँ पर जो भारतीय हैं वो भी महफूज नहीं रहेंगे। इसी हवाले से इसहाक डार साहब ने क्या कहा वो भी सुनिएगा। 240 मिलियन लोगों को ये जो मुल्क है, इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं बायलैटरल, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है। जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज़ किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है।
जी, तो ये देखा आपने इसाक डार साहब क्या कह रहे हैं, जो कि नायब वजीर आजम हैं। इसके अलावा वजीर दिफा को भी आपने सुना। इसी तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कमांडोर महमूद साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, मामलात आपके सामने हैं, इंडिया पाकिस्तान के माबैन इस वक्त कशीदगी बढ़ रही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके जो इंडिया के अज़ाइम हैं वो उनको पूरा कर सकता है, और जो सिंतास माइदे के ऊपर वो नज़र रखे हुए है कि उसको वो कैंसिल करेगा, तो उसको वो आसानी से कैंसिल कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, और गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर आपको और आपके तमाम देखने वालों को। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। मैं कुछ चीजें आपके गोश गुजार करूं। देखिए, मेरा ताल्लुक सियासत से नहीं है और ना ही मैं सियासत पे बात करूंगा, लेकिन अगर आप पुरानी रविश देखें हमारे और उनके ताल्लुकात की, तो 2001 में जो है ना वो उन्होंने, जिसे हम कहते हैं परमानेंट अटैक्स, वो कराए थे। जो उनके पार्लियामेंट पे अटैक, लोकसभा पे अटैक हुए थे, वो भी उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तानी बेस्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने किए हैं। 2001-2002 में लंबी एस्केलेशन रही है हमारी। उसके बाद फिर आगे आप चलते हैं तो 2008 में, नवंबर 2008 में मुंबई में उन्होंने कहा कि ये अटैक्स जो हुए हैं समंदर के रास्ते हुए हैं और ये पाकिस्तानियों ने किए हैं। सबसे आप ये देखिए जनाब, कराची टू मुंबई जो समंदरी रास्ता है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर है, और जो उन्होंने बोट कही थी वो स्लो मूविंग है, जो 4 से 5 नॉट मूव करती है। उसको वहां पहुंचने में जो है वो 6 से 7 दिन लगते हैं। इस दौरान भारत की इतनी बड़ी कोस्ट गार्ड है, इतनी बड़ी नेवी में है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें उसके डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स हैं, उनके बीच में से ये जाके वहां पे पहुंचे, मुंबई में उतरे, अटैक किया। और तो मतलब खुद उनके अपने कहने वाले और बाकी बाहर लोगों ने भी इसके ऊपर लिखा है कि ये सारे फॉल्स ऑपरेशन है जो इन्होंने खुद कराए थे। फिर आप आइए पुलवामा अटैक जो उन्होंने कराया था श्रीनगर हाईवे के ऊपर 2019 में, वो भी उन्होंने पाकिस्तान पे जड़ दिया था, जिसके बाद आपको याद होगा कि 26-27 फरवरी के एयर अटैक्स हुए थे, हमने फिर काउंटर किया था उनको। और अभी ये जो पहलगाम का ये अटैक, ये सारे इस तवातुर से हो रहे हैं। दीज आर ऑल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो खुद कराए जाते हैं, और उनका जो है ना वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने किए हैं। ये पहलगाम तकरीबन कोई 350 किलोमीटर से ज्यादा जो है ना वो दूर है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से। उनके बकौल तो परिंदा पर नहीं मार सकता, तो इतनी दूर से ये लोग कैसे आए, कैसे ये अटैक किया गया। मुझे दुख है कि वो लोग जो अभी मारे गए 18-19 लोग, वो जो कहते हैं ये सियाह थे, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। लेकिन आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, सिक्योरिटी लैब्स उनका अपना है, उनकी अपनी जानिब से होता है, बट वो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से इल्जाम तराशी करते हैं, चाहे वो पुलवामा वाला हमला हो, फिर पठानकोट हो, या फिर मुंबई हमला हो, फिर 2001 में पार्लियामेंट वाला हमला हो। ये सब बातें ठीक है, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कीजिएगा कि बैनुल-अक़वामी तौर पर कितना प्रेशर बिल्ड हो सकता है इंडिया पर? नहीं, देखिए, हमारे असल में ये चीज जो है, हमारे फॉरेन ऑफिस को, जो हमारे नुमाइंदे बाहर हैं बैरूनी ममालिक में, हमारे सफारत खाने, उनको ये सारी चीजें जो है ना लेकर बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी, लोगों को भी ये बतानी चाहिए कि ये खुद सारा कुछ खुद हो रहा है, और जो कुछ ये वहां पे अपराइजिंग है वो लोकल लोग कर रहे हैं, जिसका सोल्यूशन ये है कि वो बैठ के जो उनके प्रॉब्लम्स है वो हल करें। मतलब जितने बुरे हालात मुसलमानों के इंडिया में है, अनफॉर्चुनेटली वो कहीं किसी और माइनॉरिटी के साथ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत जो है, उनकी सियासती नफरत के ऊपर है, और उनको कोई ना कोई चाहिए होता है जिसको वो निशाना बनाए, चाहे बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को निशाना बनाए, अंदरूनी तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाए। तो इसके तो हेट्रेड बढ़ेगी। अगर ये अटैक अगर किसी और ने भी किया तो अंदरूनी लोगों का उसमें काम है, पाकिस्तान के इससे कोई लेना देना नहीं है। आप खुद जानते हैं, हमारे तो अपने हालात, हम इस वक्त प्रोबेबली हम सबसे बुरे हालात में हैं अंदरूनी तौर पर। हमारे अपने 3 सूबों में जो है ना वो गड़बड़ जारी है। अभी जिस तरह सिंध में सिट इन हो रहा है लॉयर्स का, बलूचिस्तान और केपी में जो ऑपरेशन हो रहे, तो कोई बेवकूफी होगा जो इस वक्त के हालात में ऐसी हरकत वहां पे और इतनी दूर जाके करेगा। आप लोग सही कह रहे थे कि बेसिकली वो सिंतास मुआहिदा है, उससे रूगर्दानी करना चाह रहे हैं, उसको खत्म करना चाह रहे हैं बाकी, क्योंकि कुछ न कुछ उनको चाहिए कि
वो नफरत की बेस पे लोगों की हमदर्दी हासिल कर सके। आप देखिए इस वक्त हिंदुस्तान के अपने हालात ठीक नहीं है, वो ग्रेट इंडिया और राइजिंग इंडिया कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब अब उनकी तवज्जो किसी तौर पे हटाई जाए। सो दीज आर द ओनली टू टारगेट्स जिनके ऊपर वो किया जा सकता है। कमोडोर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे थे कि ये बिल्कुल बेकारियों का मुल्क है, उस मुल्क से उनको इतना खतरा हो गया कि 8 लाख फौज है उनकी, करोड़ों में उनके सिक्योरिटी पर्सनल हैं, लेकिन फिर भी हम पहलगाम में जाके हमला करवा देते हैं और 5 मिनट में उनको याद आ जाती है कि ये पाकिस्तान ने करवाया। मतलब कि वो अपनी जगह साई खुद करवा रहे पूरी दुनिया में। तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि अगर कोई लोग यहां से जाके 10-12 लोगों ने 450, 350, 400 किलोमीटर सफर तय किया, वहां पे अटैक किया, 7 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार है वहां पे, तो फिर क्या वो इतने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं कि ये लोग जाके कर रहे हैं? तो फिर मतलब आप खुद अपनी कैपेबिलिटी पे आप उंगली उठा रहे हो ना, मतलब खुद वो कर रहे हो कि जगहसाई कर रहे हो। तो ये पाकिस्तान का नाम लेना, और जो वहां के पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, मैं भी उनके टीवी चैनल्स को देख रहा हूँ, वो चीख के कह रहे हैं कि ये बकवास है। ये मतलब ये सारी मुंबई अटैक जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, उन्होंने खुलेआम कहा कि ये नहीं हो सकता, किसी तौर पे भी नहीं हो सकता जो किए गए थे या जो कराए गए थे। तो ये भी उसी का एक सिलसिला है। हमें चाहिए कि हम बैठ के अंदरूनी जो हमारी अपनी जो प्रॉब्लम है उनको हल करें, वरना जैसे एक मर्द कलंदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा था कि हम पे अगर जंग थोपी गई तो फिर हम लड़ेंगे, और जब हम लड़ेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स है वो फिर सारी दुनिया देखेगी। हम ठीक है, हम हिंदुस्तान के मुकाबले में कमजोर हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला ने हम लोगों को लेकिन सर, ईमान हम दिए इतनी हुए सलाहियत रखते हैं कि उनकी हर इस तरह की साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया, इस पर हम बात कर रहे थे। हसनैन एक और हमारे पास, वो शॉट ऐसा है वो आपको आपके होश उड़ा देगा कि भारतीय जो फौजी हैं वो अपने मुल्क के हवाले से, अपनी फौज के हवाले से, अपनी हुकूमत के हवाले से क्या सोचते हैं, ये सुनते हैं। पाकिस्तान के ऊपर आप जाए थे, चाय पीने गए थे, वहाँ पे तमाम न्यूज चल रही थी आपकी। हमारी जिंदा मीडिया नहीं है इस देश में। मेरा बच्चा भी पूछ रहा है 2 साल का, मेरा बाप आतंकवादी है क्या? अभी उसको लेके पुलिस थाना में जमा करूंगा मैं। संभाल लेना मोदी जी, आपने तो शादी की नहीं। पर बार बार चिल्ला के गला ठूस गया मेरा। जनरल साहब बोलेगा नहीं, क्योंकि जनरल को अपनी चेयर की पड़ी है, उसको गवर्नर बनना है रिटायर होने के बाद। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, अगर आप न्याय नहीं दे सकते हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास न्याय मांगू क्या? क्यों राजनीति खेल कर रहे हो? अगर आप राजनीति करते हो ना, ये चीज ये बंद कर दीजिए ड्रामा। जो भी जवान बोलेगा सच्चाई, उसको सीधा ही अरेस्ट करो और जेल में डालो। न्याय नहीं दे सकते, 3 महीने से भीख मांग रहे हैं हम न्याय। जी, तो ये आपने सुन लिया, भारतीय फौजी अपने मुल्क के बारे से क्या सोचते हैं, अब नरेंद्र मोदी के हवाले से क्या सोचते हैं और अपनी फौज के हवाले से क्या सोचते हैं। ये एक पिक्चर थी जो कि हमने आज सबकी सोच में आपके सामने पेश किया, और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इसकी जगह सही पूरी दुनिया में भी हो रही है और ये भारत को मुंह की खानी पड़ रही है। खवातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे थिएटर्स के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि थिएटर्स के हवाले से जो इस वक्त छापे जारी हैं हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से, जिसकी जो कैंपेन है उसको खुद लीड कर रही हैं अज़मा बुखारी साहिबा, वज़ीर इत्तलात हैं। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर फहाशी के काम होते हैं या फिर इस तरह की आप ये कहें कि किरदार होते हैं, उनका क्रैक डाउन किया जा रहा है। और साथ ही साथ अज़मा बुखारी की जानिब से ये भी किया गया है कि उनको वार्निंग्स भी जारी की गई हैं। लेकिन असल मसला है क्या, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। थिएटर आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से कि मामला है क्या। बिल्कुल, बड़े सीनियर थिएटर आर्टिस्ट हैं सलीम अफंदी साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सबसे पहले हमें बताइएगा कि हमारे यहाँ हमने देखा है कि सबसे पहले अगर थिएटर की बात करें तो थिएटर किसी भी मुआशरे की पहचान होता है। फिल्म इंडस्ट्री को आपने देखा वो किस तरह से बदहाली का शिकार है, ज़बूहाली का शिकार है। थिएटर पंजाब के कुछ एरियाज में चल रहे थे और मुल्क के बेशतर एरियाज में वो बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी उन पे क्रैकडाउन जो हो रहा है वो भी फाशी के नाम पे। क्या ये ठीक है? कुछ थिएटर्स इस तरह का काम कर रहे हैं, क्या समझते हैं आप? बात ये है कि थिएटर में ये काम तो काफी अब पुराना हो गया है जो आजकल हो रहा है थिएटर में। और जो उज़्मा बुखारी साहिबा ने ये सिलसिला शुरू किया है
तो ये सिलसिला पिछली गवर्नमेंट के दौरान भी हुआ था जी, और निगरान सेटअप के टाइम जो चौहान साहब कर रहे थे उस वक्त वो थे मिनिस्टर। लेकिन ये इस तरह एक दिन में नहीं होगा और ना ऐसा हो सकता है, क्यों कि इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों की है। वो कि मैं इस थिएटर के खिलाफ हूँ जो थिएटर ये होता है। डांस होना चाहिए, हमारे कल्चर का हिस्सा भी है। जैसे जो शादी ब्याह में गाने होते हैं उस तरह के गाने होने चाहिए। लेकिन ये जो लच्छरपन है इसके मैं खिलाफ हूँ। लेकिन लोगों का रोजगार बना हुआ है ये, और ये उज़्मा बुखारी साहबा जो कर रही हैं ये कभी भी कामयाब नहीं होंगी इस काम में। क्यों कि ये तो आर्ट्स काउंसिल की जिम्मेदारी थी पहली। वहां की इंतजामिया रिहर्सल देखने जाती, आके ओके की रिपोर्ट दे देती है, ठीक है ना। अब उज़्मा बुखारी हर थिएटर में तो जाके नहीं बैठेंगी ना कि वो चेक। फिर कमिश्नर जो होता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है उस शहर की कि उसके शहर में क्या हो रहा है। तो जब ये लोग इसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, इंडस्ट्री इसीलिए बंद हुई थी कि फिल्में कौन लोग बनाने लगे थे, वो बंद होगी आज हमारी इंडस्ट्री। अनकरीब टेलीविजन के ऊपर ये जो टॉक शो, ये कॉमेडियन बिठाकर और जो मुख्तलिफ गुफ्तगू होती है इनकी भी जूम में नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ सीधी भी बातें कर देते हैं। ये भी कुछ दिन के लिए ये भी बंद हो जाएंगे टेलीविजन के ऊपर, क्योंकि हमने ना हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसकी जिम्मेदारी उसने आज तक यही नहीं कबूल किया कि ये लोग कौन है, ये राइट वाले हैं या लेफ्ट वाले हैं, क्योंकि इनकी अपनी सिम ठीक नहीं है। और ये आर्टिस्टों के मसाइल कभी भी नहीं हल कर सकते। आर्टिस्ट अपना मसला खुद हल करेंगे, उसमें आर्टिस्ट भी कसूरवार हैं, उसके अंदर डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। हमारा राइटर तो मर गया है थिएटर का, क्योंकि आजकल जो सबसे पहले स्कूटिंग कौन लोग करते हैं, आर्ट्स काउंसिल। तो आर्ट काउंसिल स्क्रिप्ट कोई लेती है और वहां होता कुछ हो रहा है, और देखने भी वही जा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट देनी होती है। तो ये उज़्मा बुखारी साहबा के माजन से कि उनके बस की बात नहीं है, ये किसी के बस की बात नहीं है। पॉलिसी बना रहे हैं मैंने उनका इंटरव्यू सुना था कि वो पॉलिसी एक बना रहे हैं थिएटर के लिए और कल्चर के लिए। ये मीटिंगें होंगी, उसके बाद कोई रिजल्ट, इनके पास प्रोग्राम ही नहीं आगे। एकेडमी बनाने का क्या मकसद है? मैंने दुनिया की जहां भी एकेडमियों के बारे में सुना है, वो इंडिया की इतनी बड़ी है, वहां से एक्टरों के बेटे तो घरों से आके हीरो हो गए, हीरोइनें हो गई। उस एकेडमी का कोई बहुत किस्मत उसका साथ दे तो आ जाता है। एकेडमियों से कोई एक्टिंग सीखी नहीं जाती, उसके बारे में इसमें मालूमात हो सकती है। सलीम साहब, जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं, आप खुद ये बात कह रहे हैं कि ये कल्चर अब चेंज होना चाहिए। एक सुनहरी दौर था थिएटर्स का जब एक बड़ी क्लास के लोग यहाँ पर आकर बैठा करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जगह जुगतों ने ले ली, और अब जो टाइटल आप लोगों के मतलब थिएटर्स के साथ लगा होता है, वो कहा जाता है कि पंजाब के जो है ये उबाशों की ये जगह बन गई है थिएटर्स। अब उज़्मा बुखारी साहिबा जो स्टेप्स ले रही हैं, या फिर इससे पहले जो निगरान सेटअप में स्टेप्स लिए गए थे, आपने दुरुस्त फरमाया कि उनकी कोई आगे हमने देखा कि बस थोड़े अरसे के लिए बंद हो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा वही काम शुरू हो जाता है। बट आप क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जो कि हमें मुस्तकबिल में भी नजर आए? ऐसा क्या होना चाहिए कि ये टाइटल अब खत्म हो जाए थिएटर्स के ऊपर से? सबसे पहले चाहे वो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल हो, फेडरल का इदारा जो हमारे आर्ट को दुनिया में प्रमोट करने का इदारा है, ठीक है ना। और इधर जो आर्ट्स काउंसिल है पंजाब में बनी हुई, जितनी आर्ट्स काउंसिल हर जगह पे बनी है, सबसे पहले इनकी जिम्मेदारी है कि ये उसे जब ये रिहर्सल देख रहे हैं, ड्रेस देख रहे हैं और ये, लेकिन मैं तो सिर्फ इसके लिए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आज मेरी उम्र 60 साल हो गई है, 35 साल मैंने थिएटर किया है, मुल्क से बाहर भी किया है। हम फैमिली लोग देखने के लिए आते थे। उमर शरीफ साहब का एज ए डायरेक्टर मैंने 4 ड्रामे यहाँ किए हैं, और रंगीला साहब के साथ किए हैं, और इस्माइल कारा साहब के साथ, जुल्फरनैन हैदर साथ, वो फैमिलियां आती थी। आप यकीन करें कि हम उस वक्त 16-16 लाख रुपए का पाकिस्तान नेशनल काउंसिल के हाल से हमने रिटर्न उठाया है, जबकि हमारी प्रोडक्शन 6-7 लाख की होती थी, लेकिन फैमिलियां आती थी, पूरे पूरे घर आते थे। आज तो थिएटर लोग गाली समझते हैं कि ठीक है ना। अब इसको मिटाना ये किसी के बस, ये एक बहुत बड़ा माफिया है जी, उसमें आर्टिस्टों की भी इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर।
उसके अंदर इलाके के बदमाश भी इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्वमेंट है, ये सारे लोग इन्वॉल्वमेंट है उनकी। और इतनी बड़ी जंग कोई भी नहीं लड़ सकता। ये अपने फार्म हाउसों पे जाओ के शादियों में इन्हीं आर्टिस्टों को बुला के जो सारी सारी रात डांस करवाते हैं, तो वो सर वो बहुत बड़ा माफिया है। ये जो गांव से उठ के बेचारी आती है लड़की एक्टर बनने, ये उसको डांसर बना देते हैं, उसके लिए उस्ताद रख देते हैं, 3-3 महीने उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और वो डांसर बन जाती है। ना उसको एक्टिंग आती है ना कुछ आती है, वो फिर उसको लिबास भी वो पहना देते हैं। बस दैट इज वेरी ट्रू सलीम भाई, कि आपने कहा कि एक्ट्रेस जो होती हैं उनको बेसिकली वो एक्टिंग करने आती है, उनको डांसर बना दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं आपके माशरे की भी अक्कासी करता है ना। माशरा पहले वहां पे अपने जहनों को सुकून के लिए जाता था, अब अपनी हवस के लिए थिएटर का रुख करता है। अनफॉर्चुनेटली ये भी कहना पड़ेगा। और जो अदबी खला है उसका भी थिएटर के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। सर देखिए ना, जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये हर शहर के अंदर सिलेक्टेड से लोग हैं जो शाम को, या हमारे मुल्क में क्लब नहीं है ना, दुबई में तो आपको पता है कि 200 क्लब हैं हर लैंग्वेज का। वहां तो लोग वहां जाके डांस देख आते हैं, वहां कोई किसी को हाथ नहीं लगा सकता, कोई पैसा नहीं फेंक सकता। या तो हमारे स्टेजों पे पैसे फेंके जाते हैं, उसमें से फिर डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है पैसों की, ठीक है ना। जो डांसर है वो अपने पैसे लेगी, जो उठाएगा। अब एक्टर को मैं नहीं मानता कि ये तो बेलें उठाने वाले हैं। जैसे पहले गाने वाले जाते थे तो वो बेलें होती थी, तो वो एक आदमी साथ ले जाते थे, वो उठाया करते थे पैसे। तो ये तो वो लोग तबका आ गया, लेकिन इनकी सलाह एक दिन में नहीं होगी। हम एक्टरों की भी जिम्मेदारी यही है कि हमने अपने आप को ठीक करना है, हमने हलाल करना है या हराम करना है, ठीक है। ये हमारी भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा। बिल्कुल बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने में ज्वाइन किया। और आप एक बहुत जबरदस्त उन्होंने हसनैन बात की कि ये हम सब इंडिविजुअल लेवल पर जिम्मेदारी है कि सब अपने आप को खुद ठीक करें, उसके बाद ही आगे जितनी भी पॉलिसीज है या जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनका कोई फायदा होगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे थिएटर्स के हवाले से, जिसको आपको पता है कि लीड कर रही हैं एक कैंपेन वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी साहिबा। और इसके साथ साथ जो क्रैकडाउन हो रहा है वहाँ पर, और जो खिलाफ वर्जी करने की सूरत पर भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे, वार्निंग्स भी दे दी गई हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जब ब्रेक से पहले हमारे साथ सलीम साहब मौजूद थे तो उन्होंने बड़ा खुल के बातों का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि हर इंसान की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से ठीक करता है। एक्टर्स की जिम्मेदारी है, डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है, राइटर्स की जिम्मेदारी है। और अगर जिस तरह से पहले भी इस तरह की कैंपेन्स हुई हैं, मामलात चले हैं, लेकिन अस्मा बुखारी साहिबा जो अब कैंपेन चलानी है, इसका फायदा कोई कुछ भी नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसे ही सलीम अफंदी साहब ने तमाम तर पहलुओं के ऊपर नजर डाली और उन्होंने कहा कि हमारी हर चीज खत्म होती जा रही है और इसी तरह से हम थिएटर को भी खत्म कर रहे हैं। जो कि एक्टर बनने के लिए आता है हम उसको डांसर बना देते हैं और फिर वो जाके नाचती हैं, जो भी करती हैं। लेकिन सलीम साहब ने अपने ही घर के हवाले से बड़ी सच्ची सच्ची बातें की। अब वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे और फिर मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल आप बहुत ही एक्टिव नज़र आ रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं थिएटर्स के ऊपर। क्या सिर्फ ये बात छापों तक की रहेगी या इसकी कोई आप प्रॉपर इसके हवाले से कोई कवानीन भी बनाएंगी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी? थिएटर में देखो, छापे मारना तो चलो इट्स नॉट अ गुड वर्ड, जो कि इसके ऊपर मुझे कुछ फनकार जो है उनकी भी ये राय थी और मैं इसको एडमिट करती हूँ कि छापा इज नॉट अ गुड वर्ड। मैं थिएटर्स को विजिट कर रही हूँ और उनको जो वायलेशंस है वहाँ जो मेरे महकमे के साथ मिल के होती रही हैं, उन वायलेशंस को जो है वो खुद देखना चाहती हूँ। बिकॉज मुझे हमेशा बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह सब अच्छा की रिपोर्ट आती है और मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो भी सब अच्छा की रिपोर्ट दफ्तर में बैठ के नहीं लेती हैं। तो हमने उन्हीं से सीखा कि ग्राउंड पे जो चीज़ें आपको दिखती हैं, जो रियलिटी आपको मिलती है, वो कहीं और से नहीं मिलती। तो इसलिए जो है वो मुझे कुछ थिएटर्स में जाने का इत्तेफाक हुआ और ये सिलसिला बाय द वे चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं जब तक मैं थिएटर को एक फैमिली थिएटर नहीं बना लेती, जब तक मैं थिएटर में वो तफरी
जो एक फैमिली के साथ बैठकर जो पहले होती रही है अज़मा उसको साहिबा, enjoy आपने बिल्कुल माया, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर कि इतनी गहराई में जाकर ये गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है थिएटर्स के मामलात में, तो इससे आर्टिस्ट जो लोग हैं या फिर जो फनकार हैं उनकी हौसला शिकनी हो रही है, और थिएटर्स तो पहले से ही बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। नहीं, क्या हौसला शिकनी होगी? यानी खवातीन के जो है वल्गर डांस, उनके वल्गर कपड़े, इससे ये हौसला बढ़ाने वाली बात है या इसको हमें जो है एक्नॉलेज करना चाहिए? नो। पंजाब की औरत ये नहीं है जो डिपिक्ट की जाती है थिएटर के ऊपर। पंजाब की औरत देखिए, और थिएटर इससे पहले होता रहा है ना, बिल्कुल आम घरेलू कपड़ों के अंदर वो रूबी अनम साहिबा होती थी, ये अपनी महविश साहिबा होती थी, और इतना इतना क्लास का ड्रामा उन्होंने किया हुआ है। एक और मैं नाम भूल रही हूँ उनका, मतलब वो तमाम जो ना वो जरक बरक कपड़े उन्होंने पहने होते थे, ना उनका वो कोई ओवर किस्म की उनकी तैयारी होती थी, एक सिंपल तरीके से वो पार्टिसिपेट कर रही होती थी स्क्रिप्ट के अंदर, और स्क्रिप्ट में उनका एक रोल होता था। यहाँ पर वो गाने के लिए आती हैं, वो 5 गाने, अल्लाह जाने 5 गाने क्यों हैं, मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया। फिल्मों में 5 गाने नहीं होते भाई आजकल आप देखिए कि जितनी भी इंटरनेशनल फिल्म भी बन रही हैं, वो हमारा हमसाया मुल्क, उसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। उनकी अब मोस्टली जो फिल्में आ रही हैं वो मतलब टॉपिक बेस्ड है, उनको कईयों के अंदर गाना होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अज़मा साहिबा, आप ठीक है विजिट करती हैं, कहा कि छापे का अल्फाज नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके विजिट के बाद बहुत सारे लोग थिएटर्स को बंद भी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जो बेरोजगार भी हो सकते हैं। इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या इनिशिएटिव्स लेगी जो हकीकी फनकार है उसके लिए? देखो एक तो बहुत सारे हमारे फनकार जो है ना, वो घर भी इसीलिए बैठ गए हैं कि जो इस तमाम थिएटर का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी कुछ दिनों में मैं आपको देने वाली हूँ। अलहमरा के अंदर जो थिएटर में करने जाने लगी हूँ, ये बहुत बड़ी खबर होगी लाहौर के लिए, पंजाब के लोगों के लिए। कल मेरी एक मीटिंग है इस हवाले से, तो मैं ज़रा उस मीटिंग से फारिग होकर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत बड़े नाम जो हैं वो अलहमरा में थिएटर करेंगे, और उसको हम खुद प्रोड्यूस करेंगे। उसके अंदर वो प्रोड्यूसर का भी एक तड़का होता है ना, प्रोड्यूसर की भी एक चिट होती है फरमाइश की, फलाना गाना तो फलाना, तो मतलब यहाँ का जो प्रोड्यूसर है अलहमरा का, वो रीजनेबल। ठीक हो गया अज़मा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वज़ीर इत्तला अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी, जो कि हमारे सवालात का जवाब दे रही थी। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे, जिसके मुकाबले जारी हैं, पहले रावलपिंडी, फिर कराची, फिर मुल्तान और अब लाहौर में। लेकिन मुकाबलों में वो जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा। ऑल दो कि रावलपिंडी में और लाहौर में क्राउड अच्छा था, मुल्तान में और कराची में क्राउड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो बज़ है पाकिस्तान सुपर लीग की वो नहीं आ रही। हालांकि इस सीजन में शायद प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं, ओवरसीज प्लेयर्स की बात की जाए, अच्छे नामी ग्रामी प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान सुपर लीग हाइप नहीं पकड़ रही, लोग ग्राउंड का रुख नहीं कर रहे। इन तमाम तरह इशूज़ पे बात करेंगे और साथ गजल बात करेंगे हम पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के मैच में, जहां पे लाहौर कलंदर एक दफ़ा फिर चौक करते हुए नजर आई। शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग में चौथे 5वें नंबर पे आ जाते हैं, उसके बाद सिकंदर रजा उनके बाद आके 50 लगाते हैं और लाहौर कलंदर की टीम 130 रन पे आउट होती है। लेकिन जो हम बात करते हैं ना कि जब 140 या 50 रन हो तो बाबर आजम उस वक्त उनका बल्ला चलता है, तो कल ऐसे ही हुआ कि 130 रन के हदफ में बाबर आजम की हाफ सेंचुरी भी हमें नजर आई। एग्जैक्टली और इन्हीं तमाम तर सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं, आप भी गेस कीजिएगा कौन सी शख्सियत है, लेकिन मेरी मुस्कुराहट से आपको पता चल रहा होगा। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने एक लंबा इंट्रो दिया, आपको समझ तो आ गई होगी, और हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि वो एक मजा नहीं आ रहा पीएसएल का जैसे कि मजा होता था। आखिर वजह क्या है? देखिए गजल और हसनैन, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि सुबह सुबह आपने पीएसएल के इस नाजुक इशू को छेड़ा है। अच्छा, हसनैन की जो एक वजह नजर आती है कि ये रात को सोने से पहले पीएसएल का शो करके सोते हैं, तो जब ये सो के उठते हैं तो ये उसी खुमार में होते हैं कल रात। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान टीम की जो रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंस रही है, मेरे ख्याल में उसका रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो क्राउड है, हमारे जो क्रिकेट देखने वाले लोग हैं,
वो पाकिस्तान टीम से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जो उनकी नाराजगी है, मेरे ख्याल में वो हमें नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोग अभी तक वो जो चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस है, न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है और सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट एक जो पाकिस्तान में हुआ था, उसमें पाकिस्तान की टीम ने और प्लेयर्स ने जितना बुरा परफॉर्म किया, मेरे ख्याल में लोगों को वो पाकिस्तान टीम की खराब परफॉर्मेंस हजम नहीं हो रही, इसलिए लोगों की जो नाराजगी है वो अभी तक खत्म नहीं हो रही। लग रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट से रूठे हुए हैं। फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल में प्लानिंग का भी फुकदान है। मुल्तान के बारे में जो मैंने सुना है कि बहुत सख्त मुल्तान में गर्मी थी। कराची का तो देखें, कराची के तो अपने डायनेमिक्स हैं, कराची के लोग इतनी आसानी से ग्राउंड का रुख करते नहीं है, फिर कराची में मसाइल बहुत ज्यादा हैं। पिंडी का ग्राउंड पाकिस्तान के जो ये बाकी 3 ग्राउंड है इनके मुकाबले में छोटा ग्राउंड है, इसलिए उसको भरना आसान है। कल लाहौर में हमें नजर आया कि लोगों ने थोड़ा सा पीएसएल के लिए अपनी हिम्मत दिखाई और उन्होंने ग्राउंड का रुख किया, तो उम्मीद है कि अब तकरीबन मिड में पीएसएल पहुंच गया तो लोगों की नाराजगी खत्म होगी। लेकिन आप देखें ना कि पाकिस्तान के जो बड़े प्लेयर्स हैं अभी भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम अब पीएसएल से पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ जाएं, तो हालांकि हमें अभी बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज मई और जून में खेलनी है, लेकिन लोग अभी तक इस टीम ने और इस टीम के प्लेयर्स ने जिस तरह पाकिस्तान के शायकीन को लेट डाउन किया है, शायद ट्रस्ट लेवल जो है वो काफी नीचे है इन लोगों का। बिल्कुल ऐसे ही भट्टी साहब, लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि अब बाबर और रिजवान तो आपकी T20 प्रायोरिटीज में नहीं है, इसके अलावा सऊद शकील की बात की जाए तो वो आपके टेस्ट प्लेयर हैं, ऐसे लोग कप्तान हैं, साथ में अगर आप पड़ोस की लीग देखें IPL, वहां पे रजत पाटीदार के अंडर खेल रहे हैं विराट कोहली, इसी तरह से रोहित शर्मा भी किसी के अंडर खेल रहे हैं। सो नए लोगों को ट्रेन करना चाहिए, नए टैलेंट को सामने आना चाहिए, इंस्टेड के बाबर रिजवान के ऊपर अभी हम तकिया करें जिनकी खुद खराब फॉर्म चल रही है। कोई नहीं है उनकी। हाँ देखिए, रिजवान तो बहुत ज्यादा इस पीएसएल में स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बाबर आजम ने जो कराची में मंडे को आखिरी मैच हुआ था कराची में, उसमें पहले उन्हें अंपायर ने आउट दे दिया, फिर वो रिव्यू के जरिए नॉट आउट हुए, फिर मीर हमजा ने उनका कैच ड्रॉप किया, फाइनली उन्होंने 46 रन किए। लेकिन कल भी एक बार बाबर को अंपायर ने आउट दे दिया था, वो रिव्यू के जरिए फिर नॉट आउट करार पाए। लेकिन कल मेरा ख्याल बाबर बेहतर शेप में नजर आए, तो बाबर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी गिरा हुआ है। बाबर को भी फॉर्म हासिल करने में मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन हमारी क्रिकेट देखे ना, हम बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इनका बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं। सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के T20 कप्तान है, अभी तक उन्होंने भी पीएसएल में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी। पीएसएल के मेरे ख्याल में हसनैन भाई जो अभी तक मुझे स्टार नजर आ रहे हैं वो 2-3 यंगस्टर हैं जो काफी अच्छे तरीके से हमें परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें अली रजा एक फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान अंडर 19 से उनका ताल्लुक है, 17 साल के हैं। पिशावर जलमी से हमने उबैद शाह जो नसीम शाह के भाई हैं, उनको हमने देखा कि 140 प्लस वो बॉल कर रहे हैं। एक परफॉर्मेंस हमें पिशावर जलमी की तरफ से यासिर खान की नजर आई है। लेकिन जो मुझे जिस चीज पे सबसे ज्यादा हैरत भी है और कंसर्न भी है कि पाकिस्तान के इन यंगस्टर्स का आप देखें फिटनेस लेवल वो नहीं है। 4 ओवर करवाने के बाद इसकी हालत खराब हो जाती है, या 50 रन करने के बाद हमारा जो नौजवान है वो बिल्कुल हमें उस तरह की फिटनेस में नजर नहीं आ रहा है जिस तरह हमने माजी में देखा। और माजी का वो दौर जब ना बहुत ज्यादा ट्रेनर होते थे, ना फिजियो होते थे, ना इतनी बहुत ज्यादा क्रिकेट में चकाचौंध होती थी। लेकिन आप देखें वसीम अकरम को ही अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं, एक दिन में 15-15, 16-16 ओवर वसीम अकरम करवा लेते थे। आज हम देख रहे हैं कि 4 ओवर के बाद हमारा यंगस्टर जो है वो स्ट्रगल करता हुआ हमें नजर आ रहा है। या भट्टी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास वक्त कम है और आपसे हमने बहुत सारी बातें करनी होती है और टाइम हमारा गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि शॉर्टली इसका भी जवाब दे दें कि शाहीन शाह अफरीदी भी कारगर साबित नहीं हुए। क्या वजह है कि वो अब डिसाइड कर चुके हैं कि वो बैटर हैं, ऑलराउंडर हैं या फिर बैट्समैन हैं? और कप्तानी के हवाले से आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है
जिसमें या तो फ्रेंचाइज ओनर्स की बहुत ज्यादा मानी जाती है या उनके फैसले जो हैं वो हमें मुसल्लत किए हुए नजर आते हैं, या फिर जो फ्रेंचाइज ओनर्स के करीब लोग हैं वो हमें नजर आते हैं कि वो अपने तौर पर फैसले कर रहे होते हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी कल जिस पोजीशन में आए, आप देखें ऊपर से उनके जिस तरह 5 आउट हुए, उसके बाद लाहौर कलंदर ने फिर भी 130 रन किए। लेकिन हमारी क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं है जो दुनिया में क्रिकेट हो रही है। हमारे पड़ोस में भी एक लीग हो रही है, या फिर वर्ल्ड क्रिकेट में भी अगर हम देख लें तो अब T20 क्रिकेट 200 प्लस वाली क्रिकेट है। हमारे यहाँ कराची में हमने अनफॉर्चुनेटली जो ऑस्ट्रेलिया से मट्टी रमीज राजा ने 2-3 साल पहले मंगवाई थी, उससे हमने पिचेस बनाकर तजर्बा करके देख लिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ की पिच, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर तो गेंद सर से ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ हमने देखा कराची में उसी मट्टी से जब हमने पिच इन्होंने बनाई पीसीबी ने, तो वो गेंद घुटनों से नीचे जा रही है। तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि हम अपने जो मामलात हैं वो अपने हद तक रखें। अब ऑस्ट्रेलिया से मट्टी लाएंगे, वो पाकिस्तान में तजर्बात करेंगे, तो हमें मेरे ख्याल में अब गैर जरूरी तजर्बात से गुरेज करना चाहिए। लेकिन अब एक आम आदमी अभी भी PSL के बारे में तो थोड़ी बहुत बात कर रहा है, लेकिन उनकी तशवीश अभी भी ये है कि क्या पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, जिस तरह हमारी क्रिकेट नीचे चली गई है, क्या हम ये क्रिकेट अब दोबारा खड़ी कर पाएंगे? हसनैन और गजल, मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर, हो सकता है कि कुछ लोग इत्तेफाक ना करें और मेरी बात गलत हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट भी ओवरनाइट खड़ी नहीं होगी। इस क्रिकेट को भी खड़ा करने के लिए हमें थोड़ा सा सिस्टम को टाइम देना ये पड़ेगा। सर आपने ना अपने जो आखिर में बात की ना, ये आपने अपने 30-35 साल के तजुर्बे की। माजिद साहब, आप जब भी आते हैं तो यकीन मानिए कि पता ही नहीं चलता वक्त कैसे गुजरता है। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन वज़ात अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अपना तज़िया दे रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत से आपकी मुलाकात होगी। मुलाकात किस सिलसिले में होगी? ये हमारे जो जहन है इस सिलसिले की, क्योंकि आपका जो माइंड है वो मैग्नेट होता है। आप किसी भी चीज़ के हवाले से सोचेंगे तो वो चीज़ आपके सामने आना शुरू हो जाती है। लेट्स सपोज आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आपने कोई गाड़ी लेनी है, जिस मॉडल की गाड़ी लेनी है, किस कलर की गाड़ी लेनी है, उसके बाद आप जब रोड पे जाएंगे ना तो आपको वही मॉडल नजर आएगा, वही कलर नजर आएगा। इसी तरह से आपने कोई कपड़े खरीदने हैं, इसी तरह से आपके कोई फ्यूचर गोल्स हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते हैं, उसके बारे में जब आप सोचते हैं तो आपको हर जगह पे वही लोग नजर आते हैं, वो लोग एक्सेल करते हुए नजर आते हैं, वो लोग ग्रो करते हुए नजर आते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे कि आपका माइंड कितना ज्यादा पावरफुल है और आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए और अपनी वेलबींग के लिए। एग्जैक्टली और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है मैडम नसीहा शबान साहिबा। आप ह्यूमन माइंड थेरेपिस्ट हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि ये सब कुछ किस तरह से होता है और कौन सी ऐसी पॉजिटिविटी है कि जो हमें फोकस करने पर मजबूर कर देती है। ये बड़े दूर से आई हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत दूर से आई हैं, ये UAE से आई हैं हमारे लिए स्पेशली। इसलिए मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि व्हाट आर द मेजर टेक्निक्स जो कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए फोकस करती हैं कि हम वहाँ पर जाएं। क्या ऐसी थेरेपी होती है? आप किस तरह से पेशेंट्स को डील करते हैं? जैसे अभी आपने खुद बताया, जी। बिल्कुल इससे, और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, गजल जैसे आपने भी कहा और हसनैन ने, कि हम जो सोचते हैं तो वो हम अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल। फेसबुक पे हमारे साथ इसी तरह हो रहा होता है। हम एक पोस्ट निकालते हैं और सारी उसी से रिलेटेड पोस्ट हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह ही हमारा माइंड काम करता है, बल्कि उनके जो गीगाबाइट्स वगैरह हैं उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हमारा माइंड है। और ना सिर्फ ये कि जिस तरह इन्होंने गाड़ी की एग्जांपल दी, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहूँ कि जस्ट एक लम्हे को सोचें कि देयर इज अ जूसी लेमन, एक जूसी लेमन है इस वक्त, एंड मैं वो आपके माउथ में आई एम स्क्वीजिंग इट, स्क्वीज कर रही हूँ, तो आपको कैसा फील हो रहा है अभी? हाँ, वो वैसे ही थोड़ा सॉर स्वीट खट्टा सा, बिल्कुल। तो यानी सिर्फ इमेजिनेशन ने आपको वो जायका, वो टेस्ट दे दिया। तो सोचें कि जब हम नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचते हैं
तो वो चीज़ भी बार बार उसी तरह हमारे सामने आती है। जो लोग अपनी सेल्फ टॉक में मुसलसल कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहते हैं, अब क्या होता है कि वो किसी के घर जाते हैं, उसने बहुत आवभगत की, बहुत अच्छी बातें की, एक बात ऐसी थी उसकी जो पिंच कर गई थोड़ी सी, वो सब उसके अच्छे काम को भूल के वापसी पे सारा रास्ता हम वही सोचते रहेंगे कि उसने ऐसे क्यों कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम पिक करते हैं नेगेटिविटी को, हमारा माइंड इस चीज़ पे ट्यून हो चुका है, तो हम सारी पॉजिटिविटी छोड़ के एक नेगेटिविटी पे सारा दिन सोचते रहते हैं। तो दिस इज हाउ कि हम अपने माइंड को टुवर्ड्स पॉजिटिविटी या टुवर्ड्स नेगेटिविटी ट्रेन कर रहे होते ये हैं। बहुत बड़ी बात आपने की, और जिस तरह आज का हमारा टॉपिक भी यही था कि आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह होता है और ये चीजों को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। अच्छा, जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो लिटरली 20% होते हैं, लेकिन 80% आपकी महफिलों में पॉजिटिव बातें होती हैं, वो किसी को याद नहीं होती। हम उसी कंट्रोवर्सी की तरफ जाते हैं, नेगेटिव बातों की तरफ जाते हैं। सो इंसान को अपने आप को पॉजिटिव किस तरह से रखना चाहिए? हर फील्ड की बात कर रहा हूँ, किसी ने एक्सेल करना है तो वो ये ना देखे कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे मुश्किलात हैं, बल्कि अपने फ्यूचर को देख के, फ्यूचर की पॉजिटिविटी को देख के वो और ज्यादा एक्सेल करने की कोशिश करे और यहाँ पे अच्छा करने की कोशिश करे। बिल्कुल। इसमें यह है कि हमारा माइंड रियल और फेक के दरमियान फर्क नहीं समझता। ठीक है, अगर हम फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं तो हमें अपना गोल करीब नजर आता है। अगर हम पास्ट की परेशानियों और दुखों को रीप्ले करते रहते हैं तो वो हमें इतने नेचुरल और उसी वक्त लगते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं सोचते हुए। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड नहीं समझता कि ये फेक है, ये गुजर चुका है। माइंड उसको उसी तरह इमेजिन करता है जैसे अभी हो रहा है, तो इसलिए आंखों में आंसू आ जाना और पैल्पिटेशन ज्यादा होना या डिप्रेशन होना वो इसीलिए होता है कि माइंड नहीं समझ सकता रियल और फेक का फर्क। ठीक है, और मैं किसी टीम का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें कुछ टीम्स के फुटबॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने पहले से विजुअलाइज किया था कि वो कैसे गोल्स को रोक रहे हैं और किस तरह परफॉर्म करें, और उनकी टीम्स फिर जीती उसमें। ठीक है, अर्जेंटीना की आप बात कर रही हैं, एम्बापे की आप बात कर रही हैं, मेसी की आप बात कर रही हैं। अभी हम अगर अपनी हिस्ट्री को भी देखें तो जब सुलह हुदैबिया हो रही थी तो सहाबा थोड़े से परेशान हुए इस बात पर कि वहाँ से आ रहे थे हज़रत सुहेल बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो वो बहुत अच्छे फसील बयान थे, बहुत यानी जवाब भी बर्जस्ता देते थे। तो सहाबा थोड़े से हुए कि वो आ रहे हैं तो हम कैसे उनसे डील कर पाएंगे कि वो तो बहुत एब्रप्ट आंसर कर देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि सुहेल बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुहेल का मतलब सहल करने वाला, आसानी करने वाला, तो तुम लोगों के लिए वो आसान होगा। तो क्या हुआ कि सुलह हुदैबिया की सारी जो शिक्स थी वो अगेंस्ट मुस्लिम्स जा रही थी, लेकिन बाद में इस्लाम को फायदा हुआ और इस्लाम फैला उससे। तो वो क्या हुआ कि वो अपनी तरफ से तो अपने फेवर की शिक लेके आए थे, लेकिन वो इस्लाम के फेवर में चली गई। तो ये एक माइंडसेट है जिससे हम चीज को, मुश्किल को आसान समझेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि आजकल, बल्कि कल की बात है कि मैं किसी के साथ बैठी हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा, उनके सामने एक पोस्ट आई जिसके ऊपर ये था कि ये आपकी भाई जी ये कैप्सूल्स हैं तो ये आप लें तो इसमें आप पॉजिटिविटी आपकी जनरेट होगी, आप उसको खाएं। तो क्या ये भी सिर्फ मिथ है या फिर होता है वाकई ऐसा कि आप मेडिकेशन भी अगर लें तो वो भी आपको फर्क डालती है? मेडिकेशंस हैं तो सही, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल डिनाई कर दें मेडिकेशन को, ठीक है, लेकिन उसके साथ अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करें। जैसे एक बच्चे को नज़ला जुकाम होता है, छोटा बेबी है, तो हम उसको एंटीबायोटिक तो देते हैं, लेकिन माँ उसकी प्रोटेक्शन करती है कि ठंडी हवा ना लग जाए, ठंडे पानी से ना नहलाऊं, कमरे में हीटर हो अगर सर्दी है तो। ठीक है, तो इसी तरह क्या है कि वो बच्चे को एक लाइफस्टाइल दे रही है अलॉन्ग विद द एंटीबायोटिक। सेम गोज के हम दवाई तो ले रहे हैं लेकिन हमें अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना है, हमें अपना माइंडसेट भी चेंज करना है, तो फिर वो दवाई हम पे असर करेगी। और ये जो लाइफस्टाइल चेंज करना है, स्पेशली अगर पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट में इसको देखें, इकोनॉमिकली बहुत हालात लोगों के खराब हैं, लोगों की मईशत अच्छी नहीं है, घर सही नहीं चल रहा, जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं शायद वहाँ पे उनको इतना वो नहीं मिल रहा रिवॉर्ड जितना वो चाहते हैं। इन तमाम तरह हालात में कोई शख्स, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के हालात हैं, किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रख सकता है? एक तो अपनी जो हमारा माइंड है ये हमारे हर लफ्ज़ को कमांड की तरह लेता है। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल हम किसी एग्जाम में जाएं और मैं कहूँ मुझे फेल नहीं होना, उसकी बजाय मुझे कहना चाहिए कि मुझे पास होना है। ठीक है, क्योंकि फेल नहीं होना वो एक नेगेटिव है, जो ब्रेन है वो उसमें से फेल को पिक कर लेगा। ठीक है, नेगेटिव वर्ड को वो बहुत जल्दी पिक करता है। उसकी बजाय अगर हम कहें कि मुझे पास होना है, ठीक है, तो ये हमें हमारा रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करेगा। दैट इज वेरी गुड। अच्छा, एक मुझे बात याद आ गई ज़मीनी तौर पे कि हम अक्सर कहते रहते हैं यार तुम तो ठीक हो, मैं तो गरीब आदमी हूँ। हाँ, हालांकि एक्चुअल में आप शायद गरीब नहीं होते, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऐसी होती है, सारे मामलात होते हैं। यार आप तो बहुत बड़े माशाल्लाह ये फिलोसफर हो, मैं तो बड़ा छोटा सा एक बंदा हूँ, ये भी इफेक्ट करती है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो माइंड है वो जानता है, वो सब कुछ सुन रहा है हमारा। ठीक है, एक मसल की तरह है,
हम जैसे इसको चाहें हम उसको उस तरह ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। Exactly. जैसे कुरान पाक में भी अल्लाह ताला कहीं दिमाग की बात नहीं करते, दिल की करते हैं कि उनका दिल मैंने उनके दिल पे ताले लगा दिए। हदीस है कि बिल्कुल हदीस में है कि हमारा दिल आपकी 2 उंगलियों के दरमियान है और आप इसको सीधी राह की तरफ मोड़ दें, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने दिमाग को, ठीक है। दिमाग जो है वो हमारे ही कब्जे में है। तो जब हम दिमाग को इतनी पावर दे देते हैं कि वो हमें कंट्रोल करता है, वहाँ हम फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और जब हमारी पावर में दिमाग आ जाएगा तो उसके बाद सब कुछ डेफिनेटली, बिल्कुल, मतलब हम जो चाहेंगे वैसे ही होगा। जो चाहेंगे, अगर मैं गजल को कंट्रोल करना चाहता हूँ तो मैं कर लूंगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो हमारी सोशल इंटरेक्शंस होती हैं या फिर जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमारी मेंटल वेल बीइंग को कंट्रोल करने में कितना किरदार अदा करते हैं? बिल्कुल इसी तरह जैसे इन्होंने कहा कि हमारे वर्ड्स बहुत, और इसमें यह है कि जैसे अगर हम बात करें और उसमें बहुत ज़्यादा लाइक इस तरह के वर्ड, तो ये एक तो दूसरे सुनने वाले को हमसे दूर करेगा, दूसरा हमारी कम्युनिकेशन को थोड़ा फॉगी कर देगा। उससे हमारा माइंड जो है वो हमें अच्छे सेंटेंसेस, अच्छी गुफ्तगू के अंदाज से दूर करता जाएगा, क्योंकि वो हम ब्रेक कर रहे हैं पैटर्न को, एक बात करने के तसलसल को। तो इसमें रिलेशनशिप्स में हमें अपनी बात को क्लियर करना चाहिए, ठीक है, और वाजे करके अपनी बात करनी चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कहाँ मैंने इनकार करना है, कहाँ मैंने यस बोलना है, ठीक है, क्योंकि पीपल प्लीजर भी नहीं बनना चाहिए रिश्तों को निभाने में, लेकिन अपनी बाउंड्रीज सेट करके अच्छे तरीके से अगर इनकार भी करना है तो ऐसे कि अगले की दिल आजारी ना हो। और ये जो आपने वर्ड लास्ट में मुझे बताइएगा कि जिस तरह बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो है हाँ। ये हमारी गुफ्तगू में आ जाता है, लाइक डैट, दिस एंड डैट। अच्छा, यू नो। अब मसला ये है कि ये हमारी आदत बन जाती है, हमारा दिमाग फिर हमें इससे निकलने नहीं देता। अगर इसको हम खत्म कर देंगे तो जो वोकैबुलरी है वो फिर सामने आना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, वो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना कि हाथों को ऐसे बंद करें, तो अगर जिसका राइट थंब ऊपर आता है वो हमेशा ऊपर आएगा, और जिसका दूसरा ऊपर आता है वो हमेशा ऊपर आएगा। बिल्कुल। अब हमने सोच के तो नहीं किया, ऑटोमेटिकली हो गया। बिल्कुल ऐसे। वो क्या है कि माइंड ने एक पैटर्न बना लिया कि जब हाथ बंद होने ऐसे ही बंद होने हैं, ठीक है। तो बात के अंदाज में भी माइंड पैटर्न बना लेता है कि दरमियान में ये इंटरवल्स देने हैं, ये इंटरप्शन देनी है, तो वो माइंड उस तरह से ट्यून हुआ होता है हमारा। और ये जो हमारी टंग फंबल करती है, इस तरह की चीजें होती हैं, ये सारी माइंड की वजह से होती है। माइंड की वजह से होती है। अगर माइंड में आप निकाल दें कि आप कोई फंबल नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो आप उसके बाद नहीं करेंगे। मतलब जितने आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी जनरेट होगी, जितनी आप नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव होगा। एग्जैक्टली, जो हम चाहेंगे जो होंगे फ्यूचर के बारे में, तो हम बहुत हद तक, ठीक है, बिइज़्निल्लाह होता है सारा कुछ, लेकिन ऊंट को पहले खुद भी खूंटी से बांधना होता है। तो हम खुद पॉजिटिव सोचें तो फिर वो चीज़ हमारी तरफ आती है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें ज्वाइन किया, इतने दूर से आप आई हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए। आपने उनको समझाया कि किस तरह से आप पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में थोड़े से जो फर्क है उसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।